गुड इवनिंग दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ में एक कहानी शेयर की थी, उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैं फिर से आज आपके साथ में कहानी शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मेरी कहानी है वो जानवरों से रिलेटेड है। ये जो वीडियो है वो क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम, पर्यावरण, डिजीज़, फूड, इन सब से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और उस वीडियो को देखने के बाद जो ये मेरी कहानी है, मैंने इन दोनों को इंट्रोस्पेक्ट किया और मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो एक सामाजिक मैसेज हो सकता है, ये तो एक सोशल इशू है। तो क्यों ना एक इस चीज़ को सामाजिक प्लेटफॉर्म पर ला करके और समाज में अवेयरनेस फैलाई जाए या दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो जो मेरी कहानी है मैं उसको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा दूं, जिस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में आइडिया आया था कि इस मैसेज को, सोशल इशू को सबके साथ शेयर करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि गिद्ध, कौवे और कुत्ते एक मरे हुए जानवर की लाश को खा रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि ये इनका खाना है, ये इनका हक है। अगर ये इस तरह का खाना खाएंगे तभी ये जिंदा रह पाएंगे, वरना ये एक दिन मर जाएंगे। इसलिए गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा गया है। जब वो मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं तो पर्यावरण में जो बीमारियां होती हैं वो नहीं फैलती हैं। तो इस वीडियो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको अपनी कहानी बता दूं। ये बात फरवरी की है। मैं लॉकडाउन से पहले ही यहाँ पे आ गया था और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि मैं इस वक्त गांव में हूँ। तो फरवरी में क्या था, सर्दी हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सर्दियों की रातें थी। रात का 1 बज रहा था और पूरे गांव में सब लोग सोए हुए थे। मैं उस वक्त जागा हुआ था, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ और अपने इंडिया के टाइम जोन में काफ़ी डिफरेंस है, लगभग 6 घंटे का फ़र्क है। और उन दिनों मैं इसलिए भी जागा करता था क्योंकि मेरे फादर की तबीयत ख़राब थी और मुझे उनका ख्याल रखने के लिए रातों को जागना पड़ता था। तो रात को कुत्ते भौंक रहे थे और बहुत देर से भौंक रहे थे वो। तो मुझे लग रहा था यार, इनको कोई भगा क्यों नहीं देता यहाँ से। उनकी आवाज़ मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद कोई भगा नहीं रहा है, तो मैं खुद ही जाऊँ वहाँ पे और देखूँ आखिर माजरा क्या है। तो मैं यहीं पे आया, इसी छत पे रात को, और मैंने उधर नीचे की तरफ, गेट की तरफ देखा जहाँ पे कुत्ते भौंक रहे थे रास्ते में। तो देखा तो 12-13 कुत्ते सर्कल बनाकर वो किसी चीज़ पर अटैक कर रहे थे और उनके बीच में कोई चीज़ थी, कोई जानवर ही था, मुझे ऐसा लगा यहाँ से छत से देखने के बाद। और उसकी आवाज़ जो है वो चह चह पैं पैं की अलग सी आवाज़ आ रही थी। अब मैंने सोचा कि यार ये जो भी चीज़ें इसे जाकर बचाना चाहिए, देखना चाहिए ये क्या है, ये किस चीज़ को कुत्ते मार रहे हैं। तो मैं नीचे गया। नीचे जाने के बाद मैंने एक बड़ा सा डंडा लिया और फिर अपना गेट खोला और सड़क पे मैं गया। किसी तरह से उन कुत्तों को मैंने वहाँ से भगाया। और वो जो कुत्ते हैं बहुत खूंखार कुत्ते हैं, क्योंकि यहाँ के गाँव के लोगों ने बताया कि अक्सर 10-12 कुत्ते एक गैंग बना करके वो खेतों में या जंगल में घूमते रहते हैं और कभी कभी अगर उनको कोई अकेला इंसान भी मिल जाता है तो वो उस पर भी अटैक कर देते हैं। अब वो कुत्ते खूंखार क्यों हैं, उसका भी एक रीज़न है। इस वीडियो से मुझे वो चीज़ भी पता चली कि क्या इसका रीज़न है जो कुत्ते इतने खूंखार हो गए आजकल यहाँ पे। खैर, तो मैंने किसी तरह से उन कुत्तों को वहाँ से भगा दिया और जब मैंने पास में जाके देखा कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा जवान पट्टा खूबसूरत सा बकरा था और वो इतना घबराया हुआ था वहाँ पे, उसकी सांस फूल रही थी और वो उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि वो बहुत डर गया था। और कुत्तों ने उसको जो है दांत मार दिए थे जगह जगह, उसके सीने में, पीठ में और उसकी टांग में दांत लगे हुए थे और वहाँ से उसको खून बह रहा था बुरी तरह से। अब मुझे देख करके उसको लगा यार
ये पता नहीं किसका बकरा है और कहाँ से पकड़ के लेकर के आए हैं इसको कुत्ते। इतने में ही पास वाले घर से एक लड़का निकल के आया, तो मैंने उससे पूछा क्या ये बकरा तुम्हारा है क्या? बोले क्या नहीं हमारा तो नहीं है, शायद ये इनका होगा, पड़ोसियों का। तो असल में क्या होता है, गांव में एक दूसरे की चीज़ का सबको पता होता है। तो उस लड़के से मैंने इसलिए और पूछा कि उसका होगा तो वो अंदर ले जाएगा, और नहीं तो किसी और का होगा तो शायद ये बता देगा किसका है। खैर उसको भी नहीं पता था वो किसका बकरा है। अब मैंने सोचा कि इसको यहाँ अकेला छोड़ना तो सही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ पे अकेला छोड़ दिया फिर से कुत्ते आएंगे और इसको फाड़ के खा जाएंगे। और वैसे भी अगर मैं 5 मिनट तक वहाँ पे नहीं पहुँचता ना तो वो कुत्ते उसको फाड़ के खा जाते बकरे को। खैर मैंने उस बकरे को उठाया, गोद में उठाया और अपने घर में ले आया। घर में लाकर मैंने उसको एक जगह रख दिया और फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए इसका, क्योंकि मुझे जानवरों की इतनी समझ नहीं है और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इसका दर्द कम करने के लिए या खून रुकने के लिए तुरंत क्या किया जाए। तो मैंने फिर भी हल्दी और दूध का लेप बनाया और उस लेप को उसके ज़ख्मों में भर दिया। जहाँ जहाँ कुत्तों ने दांत मारे थे और जहाँ जहाँ से खून निकल रहा था, मैंने उस लेप को उन ज़ख्मों में भर दिया। तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स हुआ और मैंने उसको प्यार किया बकरे को। और एक पुरानी सी चादर थी, वो मैंने चादर उसके ऊपर ढक दी, क्योंकि उसको ठंड भी लग रही थी, सर्दी लग रही थी उसको, और डर भी गया था वो कुत्तों की वजह से बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जो है सामने वाले घर में मैं गया, मुझे लगा कि यहाँ पे 2-4 लोग जाग रहे हैं शायद इनके घर में, उनकी आवाज़ से मुझे लगा थोड़ी आहट से। और मैंने वहाँ पे जाकर पूछा कि ये बकरा आपका है क्या? यहाँ पे कुत्ते उसको फाड़ रहे थे। तो बोले कि नहीं हमारा तो नहीं है, शायद उनका होगा, किसी का नाम लिया उन्होंने पड़ोसियों का। खैर कोई नहीं, लगभग आधे घंटे के बाद एक औरत जो है वो रोती आ रही थी रास्ते में, और दूर से उसकी रोने की आवाज़ आ रही थी और वो गा गा के रोती आ रही थी, हाय मेरा बकरा, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं क्या करूँगी अब, पता नहीं कहाँ से कुत्ते आके खींच के ले गए मेरे बकरे को, तो मैंने तो अभी उसको बांधा था और दरवाज़ा बंद करना भूल गई मैं, पता नहीं कहाँ से कुत्ते आ गए। अब इतने में वो रोती जब आई मेरी बैठक पे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपका बकरा है? और उसके रोने से ही ऑब्वियसली बात है, पता चल गया था कि हाँ इसी का बकरा है ये। तो बोले कि हाँ बेटे मेरा ही बकरा है, मैं क्या करूँगी अब इसका, ये तो मर जाएगा, अब ना बचेगा ये बकरा, ये तो बर्बाद हो गई, मैं तो कुत्ते पता नहीं कब खींच के लेके आ गए इसको। तो मैंने कहा देखिए घबराइए मत, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। मैंने अभी जो है इसको हल्दी और दूध का लेप बना के इसके ज़ख्मों में लगा दिया और इसका खून रुक गया है, और अगर आप इसका सही से इलाज कराएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अभी तो खैर रात बहुत हो चुकी है, लेकिन आप सुबह को एक काम करना, किसी पशुओं के डॉक्टर को कॉल करना और वो यहाँ पे आके उसको इंजेक्शन लगा देगा और इसको दवाई दे देगा। तो अगर आप 1 हफ्ता इसका इलाज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, आप घबराओ मत। तो बोली कि हाँ बेटे लेकिन मैं अभी से यहाँ से लेके कैसे जाऊँ? मैं बोला कि आप घबराइए मत, मैं इसको पहुँचा देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे चारपाई पड़ी हुई थी और वो जो लड़का था उसको मैंने बोला, उतने में 1-2 लोग और आ गए थे उसको देखने के लिए, क्योंकि मेरा गेट खुला हुआ था, तो 1-2 लोग और आ गए थे कि किसका बकरा है, क्या हुआ है। तो उनमें से एक को और मैंने बोला कि भाई ये इस बकरे को जो है चारपाई पर रखो और इनको घर पहुंचा दो, इस बकरे को इनके घर पहुंचा दो। वो जो है उस बकरे को उनके घर पर पहुंचा के चले आ गए, वो औरत भी चली गई। अब सुबह को मैंने अपने घर के बच्चों से बोला कि जाओ हम लोग की चारपाई है वहाँ पे, उनके घर से चारपाई ले आओ, और उस चारपाई पे अगर खून लगा हो तो उनको बोलना कि धो के दें, इसको साफ़ करके दें, ऐसी ना दे दें। खैर कोई नहीं, बच्चे जब उनके घर से वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा है बकरा, कैसी तबीयत है उसकी, ठीक है अभी? बोले बकरा तो बेच दिया। मैं बोला कि हैं बेच दिया? किसको? बोले कसाई आ गए, 5,000 का उन्हें बेच दिया और कसाई लेके चले गए उसको। अब मुझे बड़ा शौक लगा कि यार मतलब इतनी मेहनत से रात को मैंने उस बकरे को बचाया था और इस औरत ने ज़रा से पैसे के लालच में उस बकरे को बेच दिया। अगर ये सही से उसका इलाज करती या दवाई दिलवाती तो वो ठीक हो जाता, लेकिन उसको लगा कि मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मरने से अच्छा है कि कुछ पैसे मुझे हाथ लग जाएंगे तो वो उसमें मेरा भला हो जाएगा। उधर जो कसाई है वो भी औने पौने दामों में ले गया, उसका भी फ़ायदा,
क्योंकि उसकी दुकान पे जो मीट लेने के लिए लोग आते हैं, अब उनको क्या पता पीछे की पिक्चर क्या है। वो तो जिस रेट में मीट बिकता है उसी रेट में लेके जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि इस बकरे को कुत्ते ने काटा है या बीमार था या क्या था। वो तो सीधे मीट खरीदा और ले गए। तो इस बात का जिक्र जो है मैंने अपने आसपास के 2-4 लोगों से करा, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये तो आम बात है, साल में लगभग ऐसे 50 केसेस होते हैं जो कुत्ते या तो बकरियों को ज़ख्मी कर देते हैं, या फिर जैसे किसी के खेत में अगर कोई बकरी पहुंच जाती है या बकरा पहुंच जाता है, तो जो खेत का मालिक होता है वो उसे भगाने के लिए, क्योंकि किसी और के बकरे हैं या बकरियां हैं उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वो लोग उनको भगाने के लिए पत्थर उठा के फेंक के मार देते हैं, या फिर कोई डंडा हुआ वो फेंक के उन्होंने मार दिया, तो उससे क्या है उसकी टांग टूट जाती है। तो ऐसे केसेस में भी क्या है, जब टांग टूट जाती है बकरे की या बकरी की, तो वो लोग कसाई को बुलाते हैं और बेच देते हैं। उनको लगता है ये टांग ठीक नहीं होगी और इससे अच्छा है कि हम इसको बेच देंगे तो हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये सब सुन के कि बताइए ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, क्योंकि पहले जिस तरह से जानवर मरते थे और जगह जगह अगर आपने देखा होगा, आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं, खाली जगह या बंजर भूमि, जहाँ पे मरे हुए जानवरों की लाशें मिल जाती थी और वहाँ पे गिद्ध, कुत्ते और कौवे उन लाशों को खाते हुए मिल जाते थे, जिस तरह से इस वीडियो में खा रहे हैं। लेकिन अभी मैंने नोटिस किया क्या वो चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। ना तो इस तरह से जानवर मरे हुए कहीं दिखाई देते हैं और ना गिद्ध दिखाई देते हैं कहीं पे, और ना ही इस तरह का कुछ है। तो मुझे लगा ये इसकी वजह क्या है। फिर मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया, थोड़ा मैंने जानने की कोशिश की कि इसके पीछे वजह क्या है। तो गिद्ध जो है 1990 से लगातार इनमें कमी आती गई, और जब अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई और उसमें उन लोगों ने ये रिसर्च किया कि गिद्ध लगातार कम क्यों हो रहे हैं, इनके मरने की वजह क्या है। तो जो गिद्धों के पोस्टमार्टम था, उस पोस्टमार्टम से पता चला कि एक मेडिसिन होती है जो जानवरों को लगाई जाती है इंजेक्शन के रूप में। जब जानवरों को दर्द या सूजन होती है तो उसको उतारने के लिए, दर्द को कम करने के लिए वो इंजेक्शन जो है लगाया जाता है। उस मेडिसिन का नाम है डाइक्लोफिनेक। तो जो डाइक्लोफिनेक है, उस मेडिसिन के अंश जब उसी दौरान जब जानवर मर जाता है तो उसके अंश उस जानवर के शरीर में रह जाते हैं। मृत शरीर को जब गिद्ध खाते हैं तो वो उनकी आंतों को और गुर्दों को बहुत इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ऐसा जो है उस रिसर्च में, उस पोस्टमार्टम में पाया गया। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान में गिद्धों की 9 प्रकार की प्रजातियां थीं, जबकि अब बहुत इक्का दुक्का ही प्रजातियां बची हैं। ज़्यादातर जो गिद्ध हैं अभी वो जो सफ़ेद पीठ वाले हैं वो गिद्ध आपको दिखाई देने को मिल जाएंगे। बाकी गिद्ध एक तरह से लुप्त ही हो गए हैं। तो मैंने सोचा एक तो रीज़न ये था जो वैज्ञानिकों ने या डॉक्टरों ने सर्च करके निकाला कि हाँ इस मेडिसिन की वजह से गिद्ध जो है मर गए और उनकी जो संख्या थी उसमें लगातार कमी आई। दूसरा रीज़न, अच्छा इस मेडिसिन को जो है ना 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था, इस पर रोक लगा दिया था, लेकिन अभी भी किसी न किसी अवैध तरीके से मैंने ऐसा सुना है कि ये बिकती है, लोग इसको अभी भी यूज़ करते हैं। तो खैर एक तो रीज़न ये हो गया कि इस मेडिसिन की वजह से गिद्ध मरे। दूसरा जो मेरे जहन में आया वो ये है कि जब गिद्धों के पास खाना नहीं होगा, तो जब खाना नहीं होगा तो गिद्ध अपने आप मर जाएंगे। अब पशुओं की जो डेथ रेट था उसमें कमी आई, क्योंकि लोग अब पशुओं को मरने नहीं देते। होता ये है कि जैसे ही पशु बीमार होता है तो वो उसका थोड़ा बहुत तो इलाज करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि वो मरने वाला है, अब सही नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, इसी तरह से कसाई को कॉल करते हैं और उसको बुला करके औने पौने दामों में बेच देते हैं। इससे दोनों का फ़ायदा होता है। उनको लगता है कि हमारे पास कुछ पैसा हाथ लग जाएगा, और दूसरे जो कसाई है उसका या स्लॉटर हाउस है उसमें चले जाते हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, स्लॉटर हाउसेज हैं, उनमें जा कर के वो बिक जाते हैं। तो वो मीट जो है
बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है या फिर जो शॉप्स हैं वहाँ से लोग जिस रेट में मिलता है उस रेट में ख़रीद लेते हैं। अब उसके पीछे की पिक्चर क्या होती है उनको नहीं पता होता है। तो मैंने सोचा एक रीज़न ये भी है जिसकी वजह से पशु मर नहीं पा रहे हैं और गिद्धों में कमी आई है। और गिद्धों की एक बात होती है, ख़ास बात ये है कि वो अपना शिकार खुद नहीं कर सकते। भले से उनकी चोंच जो है बहुत नोकीली और शार्प होती है, लेकिन उनके जो पंजे होते हैं वो बिल्कुल एकदम मुर्गे की तरह होते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो अपने शिकार को ग्रैब नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। तो वो शिकार जो है गिद्ध शिकार नहीं करते हैं अपना खुद। इसी तरह से फेंका हुआ जो मांस होता है उसको खाते हैं वो, और जो डिजीज़ फूड होता है या जो मृत शरीर होता है वो उसी चीज़ को खाते हैं। और पूरी दुनिया में गिद्ध ही एक ऐसा पक्षी है जो ऐसे कंटेमिनेटेड फूड को खाता है या डिजीज़ को खाता है और वो उसको पचा लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऐसे गंध को, खाने को वो पचा लेते हैं। अब बताइए, जब गिद्ध जैसा पक्षी इस दवाई के असर से मर सकता है तो इंसान तो कुछ भी चीज़ नहीं है उसके सामने। अब जानवरों से जो बीमारी फैली वो गिद्धों में, और गिद्ध मर गए उससे। इसी तरह से जो बीमार पशु हैं, या जो जैसे कुत्ते ने काटा इस बकरे को और वो कसाई आकर के ले गया अपनी दुकान पर जाकर उसने बेचा होगा, तो क्या किसी को रैबीज़ नहीं हो सकता या दूसरी बीमारियां नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। तो जब गिद्ध मर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं मर सकते? तो इस तरह से जो है गिद्धों में कमी आई, और मैं देख रहा हूँ कि लगातार कौवों की संख्या में भी धीरे धीरे कमी आती चली जा रही है, क्योंकि पिछले 4-5 साल पहले कौवों की तादाद कुछ अलग थी और आज की डेट में कौवों की तादाद में थोड़ी कमी आई है। तो इसका रीज़न भी यही है, क्योंकि कौवे भी अपना खुद शिकार नहीं करते हैं। वो भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आबादी वाले हिस्सों में पाए जाते हैं, या तो वो फेंका हुआ खाना खाते हैं या फिर जो कूड़े के ढेर होते हैं उनके आसपास जाकर के अपना खाना खाते हैं। तो कौवों के साथ में भी क्या हुआ, जैसे कि दवाइयों का छिड़काव होता है फसलों पर, जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, तो पहले कौवे जो थे वो जो कीड़े होते हैं उनको बड़े चाव से खा जाया करते थे। लेकिन अब जब फसलों पर कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं और जब कौवे उनको खाते हैं तो वो उनकी आंतों को या फिर उनके शरीर को इफ़ेक्ट करते हैं और कौवे इस तरह से मर जाते हैं। इसी तरह से उल्लू में भी इसी वजह से कमी आई है, उसकी संख्या में भी। उनसे हम उनके जीने का अधिकार छीनते चले जा रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें कीटनाशक दवाइयाँ नहीं छिड़की जाती, और उनमें हम जो ऑर्गेनिक कीटनाशक दवाई होती है उसका यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि सब एक तरह से जहर घुल रहा है उन चीज़ों में। तो फसलें खा करके या फिर उनके जो कीड़े मकोड़े खा करके जब पक्षी मर रहे हैं तो इंसानों में भी वो बीमारियाँ फैल रही हैं। तो हमें और हमारी गवर्नमेंट को, सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फसलों को उगा सकते हैं, ये जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनका जो छिड़काव हम करते हैं, उनको अगर हम ऑर्गेनिक दवाइयों का इस्तेमाल करें तो वो हमारी सेहत के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारे पशुओं के लिए, हर चीज़ के लिए वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, जिस तरह से कौवे कम होते जा रहे हैं, मैंने इस बार नोटिस किया कि जो बगुले होते हैं, बगुले भी बहुत कम दिख रहे हैं अभी। नहीं तो ये जो सावन का महीना है, इस महीने में बगुले जो है, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप मेरे पीछे, बड़े बड़े पेड़ हैं, ये लिप्टिस के पेड़ हैं, और यहाँ पे ये कोने में जो है ये इसका पिलखन बोलते हैं हम लोग इसको, पिलखन का पेड़ है। अक्सर इस तरह के पेड़ पर बगुले बहुत बैठा करते थे, और शाम के वक्त में तो एक तरह से उनका पूरा झुंड आता था। दिन भर में अपना कहीं खाना खाने के लिए चले जाते थे वो, और शाम को आकर उस पेड़ पर बैठा करते थे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि बगुले पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। और आप जो देख रहे हैं ये पीछे खेती है, यहाँ पे चावल की खेती है, ये अभी 1 हफ्ता पहले लगी है, इसको हम धान बोलते हैं। तो इस खेती को लगाने से पहले ज़मीन में पूरा पानी भर दिया जाता है, और पानी भरने के बाद जो है ट्रैक्टर से इसमें कधैर लगाई जाती है, यानी कि ज़मीन में ही उस ट्रैक्टर से उसको थोड़ा सा ट्रैक्टर घुमा करके उसको प्लेन किया जाता है। तो उस वक्त जो कीड़े होते थे ज़मीन में से निकलते थे, बगुले उनको बड़े चाव से खाया करते थे। लेकिन अब मैंने नोटिस किया था कि जब इस तरह से चावल की खेती लगाई जा रही थी और पानी भरने के बाद जो है उसमें ट्रैक्टर घुमाते थे, तो बगुले दिखाई नहीं दिए कहीं पे। तो मुझे लगा बगुले कहाँ चले गए। तो उसकी भी यही वजह है कि जो कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं खेतों में, उसकी वजह से ये बगुलों की संख्या में कमी आई है। नहीं तो पहले एकदम वाइट कलर का बगुला होता था और थोड़ा सा येलोइश बगुला होता था, और 2-3 तरह के बगुले होते थे, लेकिन अभी मुझे वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो इनका जो इन दवाइयों का असर है, जो मेडिसिन है, जो कीटनाशक मेडिसिन है, इनका असर इन पक्षियों पे भी हो रहा है। तो हमारे पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है एक तरह से। हम खुद ही इंसान जो है अपने लिए जहर बोते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इसीलिए हो रहा है, ये जो पर्यावरण में कमियां आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि गिद्ध ख़त्म हो गए। दूसरी चीज़ गिद्धों की कमी से, जैसे कि एक पारसी धर्म है हमारा, उसमें उनका जो परंपरा है वो ये है कि वो मृत शरीर को, उनका जो शमशान होता है, एक बड़ा सा टावर होता है, उस पर रख देते हैं और वहाँ गिद्ध या चील या कौवे, दूसरे पक्षी आकर के उसको खा लेते हैं शरीर को। तब उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है क्योंकि अगर वो इस तरह से शरीर को रख के जाते हैं शमशान में तो गिद्ध है नहीं, उनको क्या चीज़ खाएगी। तो ये भी एक तरह से समस्या है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे रिलीजन के लिए, हमारे जो परंपराएं हैं हमारे धर्मों की, उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये भी। तो आप ये ना सोचें कि मैंने जो ये घटना देखी या जो मेरी कहानी थी, ये एक छोटी सी गांव की कहानी है और मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बैठ गया, वैसे ही नहीं, बल्कि हम अपने आप को कहीं पे भी रहें गांव से अलग नहीं कर सकते। आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहें, कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहें, आलीशान रेस्टोरेंट में खाना खाएं, 5 स्टार होटलों में खाना खाएं, आप कहीं पे भी जाएं, आप अपने आप को गांव से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि पशु जो है वो गांव में पाले जाते हैं, कैटल एरियाज जो होते हैं वो गांव में होते हैं, या जो फसलें होती हैं, किसान जो फसल लगाता है वो गांव में होती हैं, और यही फसलें, यही पशु जो है वो शहरों में जाते हैं, बाहर एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें, खाने की चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट होती हैं, मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है, 5 स्टार होटल्स में जाता है, रेस्टोरेंट्स में जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है गाँव से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब बात आती है सॉल्यूशंस की। इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम कोई जानवर पालते हैं या कोई हम पक्षी पालते हैं, कोई भी चीज़ हम पालते हैं, तो उसका हम इतना ख्याल रखें कि कोई अगर सामने वाला देखे तो हमसे इंस्पायर होकर, हमसे प्रेरित होकर के वो और जानवरों का वैसे ही ख्याल रखे और उसको अच्छे से रखे। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम लोग वेजिटेरियन हैं या नॉनवेज खाते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग वेजिटेरियन हैं, हम लोग अपने आप को सिद्धांतवादी कहते हैं, तो हमें अपने सिद्धांतों पर और अपने फैसले पर बिल्कुल अटल रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ कहीं रेस्टोरेंट में चले जाते हैं या पार्टीज़ में चले जाते हैं, तो हमारे दोस्त जो होते हैं वो नॉनवेज खाने वाले होते हैं, और अगर हमारा भी उनके साथ में नॉनवेज खाने का मन करता है, या हमारे दोस्तों में से कोई कहता है कि कोई बात नहीं यार, आज ही की तो बात है और पार्टी है, कोई बात नहीं, खा ले तू, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने फैसलों पर अटल रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे दोस्त लोग जो है वो खा लेते हैं और वो ये सोचते हैं, उनकी एक ये सोच होती है कि कोई बात नहीं यार, अब तो मर गया, अगर हम नहीं खाएंगे तो कोई और खा लेगा। उनका ये लॉजिक होता है अपने आप को सेटिस्फाई करने का और ये जताने का अपने आप को कि हम अपनी जगह सही हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर दिया है खाने का तो इस रेस्टोरेंट की सेल हुई, और इसी तरह से आपकी सोच वाले कुछ और लोग आएंगे तो वो भी ऑर्डर देंगे खाने का, तो इसकी सेल बढ़ेगी, इस तरह से ये और जानवर मंगाएगा खाने के लिए। तो ऐसा करने से बचें। 1960 में एनिमल क्रूअल्टी एक्ट बनाया गया था, उसके तहत हम जानवरों की रक्षा कर सकते हैं। अगर हम किसी जानवर पर कुछ इस तरह से अत्याचार होता हुआ देखते हैं, तो जो हमारी लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर जाकर के हम पूरी जानकारी दे सकते हैं घटना की, घटना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, और इस वक्त जो प्रेजेंट में जो कंडीशन है पशु की या पक्षी की, वो किस कंडीशन में है, उस पूरा एड्रेस के साथ, अपने फ़ोन नंबर के साथ हम उस घटना की जानकारी ये जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन तक हम पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हम जानवरों की रक्षा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम जानवरों के लिए जो एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट होते हैं उनमें हम दान कर सकते हैं, जो NGOs होती हैं जो जानवरों के लिए काम करती हैं उनमें हम अपना दान कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो सजेशंस थे, जो सोल्यूशंस थे, वो ये थे, बाकी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जब ये एनिमल क्रूअल्टी एक्ट बनाया गया था तो इसके तहत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप इंटेंशनली किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चोट नहीं पहुंचा सकते, उसको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते, या जैसे कि कुछ जानवरों से हम लोग काम लेते हैं तो आप उनसे ओवर वर्क नहीं करवा सकते, ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। बहुत सी टूरिस्ट प्लेसेस पे होता है कि हम जाते हैं, वहाँ पे घोड़े होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन पर हम
पहाड़ों पर लेकर के जाते हैं, तो या फिर ख़ुद भी लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी उनको जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, तो उन पे अगर किसी तरह से मेंटली टॉर्चर किया जाता है या इंटेंशनली उस जानवर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसके ख़िलाफ़ भी आप एक्शन ले सकते हैं और जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं उनमें आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना वक्त दिया, मेरी वीडियो को देखा। अगर अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, मुझे अप्रिशिएट करें, ताकि मैं कुछ और वीडियोस जो है आप लोग के साथ शेयर कर सकूं और इसी तरह कुछ नए नए एक्सपीरियंस जो है जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, फिर उनको देखता हूं कि कहाँ इन चीज़ों का इम्पैक्ट हो रहा है और आपके साथ शेयर करने की हिम्मत जुटाता हूं। तो आप मुझे अप्रिशिएट करें, जिससे कि मैं और ऐसे इश्यूज़ उठा करके आप लोग के सामने शेयर कर सकूँ। हो सकता है इस वीडियो से हमारे समाज में थोड़ा बहुत भी कुछ पॉजिटिव असर अगर हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लाइट भी कम हो गई है और शाम हो गई है पूरी तरह से, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ और फिर किसी वीडियो के साथ में हम लोग रूबरू होंगे। थैंक यू।